जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हम एक इतने बड़े शख्सियत के साथ में हैं जिनको मैं जो जानता हूँ, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, स्कूल का बचपन के टाइम की बात है और 1984 के दौर की बात है ये। उसी साल मैं दिल्ली आया था तो एक नाम काशीराम साहब के साथ एक नाम जुड़ा रहता था हमेशा, प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी। और वो जहाँ जहाँ भी काशीराम साहब के मीटिंग होते थे उससे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी जी वहाँ, चाहे छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, वहाँ पहुँच जाया करते थे और वहाँ जो बहुजन समाज के जो लोग होते थे उनको मोटिवेट करने का काम करते थे। लेकिन इत्तिफाकन ये मेरा दौर भी ऐसा रहा है कि मैं लगातार बीएसपी में रहा हूँ, लगातार काम करता रहा बीएसपी के, लेकिन प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब बहुत सालों से हमको कहीं नज़र नहीं आए। इत्तेफाक से कल मुझे किसी के माध्यम से प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब का नंबर शेयर हुआ, तब मैंने उनको कॉल किया। तो आज हम उनके घर पे हैं, बात करेंगे बहुजन मूवमेंट से और साहब काशीराम जी के साथ जो उनका लगातार उनका जो संघर्ष और काशीराम साहब का जो संघर्ष बहुजन समाज के लिए था उस पर बात करेंगे, मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर। स्वागत है प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब आपका अम्बेडकर नेशन चैनल पर। हमारा चैनल अभी पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के साथ जहाँ जहाँ उत्पीड़न और जो एट्रोसिटीज़ होता है महिलाओं के साथ, बहुजन समाज के साथ, वहाँ पर उसमें अत्याचार जो होते हैं उस पर न्याय दिलाने के लिए मेरा चैनल स्पेशली काम कर रहा है। सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है, इस मुहिम को, इस चैनल के इस काम को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया तो अभी मनुवादी मीडिया है, 1% एक्सेप्शंस को छोड़कर, तो जो सोशल मीडिया है इनका बहुत बड़ा रोल है। जो फोर्थ जो पिलर है डेमोक्रेसी का, तो उसको मेंटेन करने में, रिवाइव करने में, सस्टेन करने में तो आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सर, जो ये प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी, जब मैं कल किसी से बात कर रहा था तो हम लोग तो आपको प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी के नाम से ही जानते हैं। कल एक बड़ा राज की बात पता लगी, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि आप लेक्चरर। तो सर, प्रोफेसर अरुण चौधरी, क्योंकि मेरे जहन में तो सिर्फ प्रोफेसर अरुण चौधरी ही मेरे दिमाग में बसा हुआ है, नाम है साहब का। और साहब काशीराम जी के साथ जहाँ भी प्रोग्राम होते थे उससे पहले प्रोफेसर अरुण चौधरी जी बहुजन समाज के उन लोगों को जाकर के मोटिवेट करने का काम करते थे। तो कल जब हमें कहीं से नंबर मिला, कई सालों का दौर इसमें बीच में निकल गया, तो हमको प्रोफेसर अरुण चौधरी जी नज़र नहीं आ रहे थे, हम भी ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से। तो कल पता लगा कि प्रोफेसर अरुण चौधरी जी प्रोफेसर नहीं, एक लेक्चरर हैं। तो अभी वही बताएंगे, जानेंगे उनसे कि इसके पीछे क्या खास कारण है, क्योंकि हम तो प्रोफेसर अरुण चौधरी जी के नाम से जानते हैं। सर, प्लीज़ आप साहब के साथ जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं और जो किस तरह से आज कहाँ बहुजन समाज खड़ा है, किस दोराहे पे खड़ा हुआ दिख रहा है आपको, और उसको किस तरह से हम दोबारा से उसको मजबूती दे सकते हैं। आप गौतम रतन जी, तो सबसे पहले तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा जब कल आपका फ़ोन आया कि पुराने 89 के साथी जिन्होंने हम लोगों के साथ मिलकर काशीराम जी की गाइडेंस में पूरे इंडिया का इलेक्शन लड़वाया था। कल जब आपका फ़ोन आया तो आपने जब बताया कि भाई मेरा नाम गौतम रतन है, तो मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन फिर आपने कहा पहले मेरा नाम डालचन था, तो फिर थोड़ी सी इमेजेस मेरे दिमाग में 89 की बैठी, जब हम लोगों ने मिलके सिर्फ ईस्ट दिल्ली के इलेक्शन में कांग्रेस की जड़ें नहीं हिलाई थी, बल्कि पूरे इंडिया में ईस्ट दिल्ली के लोगों ने हर एक मीटिंग में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये डोनेशन दे के काशीराम जी को पूरे इंडिया के अंदर वो इलेक्शन 89 का लड़वाया था। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि आज इतने सालों के बाद आपकी मेरी मुलाकात हुई है और आप सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब रही बात आपके क्वेश्चन की कि मैं लेक्चरर हूँ या प्रोफेसर। जी। 27 मई 1980 को शिमला में अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स का प्रोग्राम हुआ था। उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया था और उसमें काशीराम जी, उस स्टेज के ऊपर 2 चौधरी बैठे थे। एक तो मैं था अरुण चौधरी, एक और अरुण चौधरी था, लेकिन वो एमएलए था।
तो क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइज किया था तो वो साहब मेरे को एड्रेस करते हुए उन्होंने प्रोफेसर अरुण चौधरी बोला, और तब से जो है ना लोग मेरे को प्रोफेसर अरुण चौधरी ही कहते हैं। लेकिन मैं टेक्निकल एजुकेशन में रहा हूँ, 36 साल से ज़्यादा नौकरी की है मैंने। सबको मालूम है टेक्निकल एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कंडक्ट रूल में आता है। तो वहाँ पे प्रोफेसर का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वहाँ पे लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, जो मेरे कॉलेज का स्ट्रक्चर था। तो मैं पहले लेक्चरर था, फिर रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले मैं प्रिंसिपल वहाँ का उसी कॉलेज का मैं बना हूँ, और 2012 अगस्त में मैं प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक बिजनेस स्टडी, जो बीटीसी कैंपस पूसा के अंदर इस समय है। सर, आज जो मूवमेंट, जो बहुजन मूवमेंट, जो आपको लगता है जो काशीराम साहब चाहते थे, वो मायावती उस रास्ते पर काम कर रही हैं, या आपको लगता है कि कुछ ऐसा जो मैं बार बार एक ही सवाल करता हूँ बुद्धिजीवियों के पास जब जाता हूँ, लेकिन अभी तक कहीं से सेटिस्फैक्टरी जवाब मुझे भी नहीं दिखता है, कि साहब काशीराम कहते थे कि मैं सम्राट अशोक का भारत बनाना चाहता हूँ, या बाबा साहब कहते थे मैं बुद्ध का भारत बनाना चाहता हूँ। क्या जो काशीराम साहब ने मायावती को सीएम के पद तक ला कर के खड़ा किया, क्या आपको दिखता है कि वो बहुजन समाज पार्टी या वो मायावती जो उसकी सर्वे सर्वा या सुप्रीमो कहिए, उस सम्राट अशोक के भारत के बनाने के रास्ते पर कहीं आपको चलते दिखती हैं क्या? आज आपका जो क्वेश्चन कहो, अगर ब्रीफ में आंसर दूं तो नहीं, लेकिन सिर्फ नहीं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो मनुवाद और मानवतावाद में जो संघर्ष है ये भगवान बुद्ध के टाइम से ही रहा है। तो वो ख़ास तौर से 184 BC में जब बरदत्त की हत्या हुई पुष्यमित्र शुंग के बाद, और उस समय जब इंडिया 5 गुना ज़्यादा था और सोने की चिड़िया थी, तो उस समय मनुवाद जो है तो ये स्टार्ट हुआ। तो वो काउंटर रिवोल्यूशन था, मनुवाद कह लो, ब्राह्मणवाद कह लो, तो या इनह्यूमनिज्म या इनह्यूमन सिस्टम कह लो। मनुवाद को मैं इनह्यूमन सिस्टम बोलता हूँ। और भगवान बुद्ध से लेके और काशीराम जी तक के जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो मध्यकाल में, चाहे पहले वो सम्राट अशोक वगैरह थे, उसके बाद मध्यकाल में ये अपने गुरु रविदास जी, कबीर जी, गुरु नानक जी, तो ये सारे ये भक्ति मूवमेंट नहीं था, वो मुक्ति का मूवमेंट उन्होंने चलाया था। मनुवादियों ने उसका ट्विस्ट करके नाम दिया, ये भक्ति मूवमेंट था। और उसके बाद फिर महात्मा फुले जी, और भी बीच में बहुत से आए हैं, तो सबके नाम तो नहीं ले सकता मैं जी। तो महात्मा फुले से जी, उसके बाद साहू महाराज जी, ईवीरा रामास्वामी नायकर, और नारायण गुरु संत गाड़गे महाराज, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर, और उसके बाद काशीराम जी ने 1964-65 में नौकरी छोड़कर फुल टाइम इसमें टाइम लगा के इस मानवतावादी मूवमेंट को रिवाइव किया था। आज आपकी बात, आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या मायावती उसको आगे बढ़ा रही है, तो मैं जो मिशनरी साथी हैं बहुजन समाज पार्टी के और बामसेफ के, जो शैडो बामसेफ के, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं कि मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। आगे बढ़ाने की तो बात दूर है, तो अभी वो नेगेटिव साइड में चला गया, अभी वो माइनस में है, और काम मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है रिवाइव करने के लिए। सर, साहब काशीराम जी को आपने कौन से सन में ज्वाइन किया? इसका आंसर देने से पहले मैं अपना पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा जी। तो भगवान बुद्ध से लेकर और बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जब एक्सपायर हुए हैं, और 70 तक मानवतावादी जो मूवमेंट था, जो भी थोड़ा बहुत रिवाइव बीच बीच में होता रहा है, उसको मनुवाद ने हमेशा हजम करते रहे हैं। या तो मानवतावादी मूवमेंट को उन्होंने ब्लैकआउट किया, या ब्लैकमेल किया, या फिर वो कॉपरेट करते थे विद बैड इंटेंशन। जैसे रविदास जी को, कबीर जी को वो ब्लैकआउट नहीं कर सके, तो उन्होंने कहा ये भक्ति मूवमेंट था। तो ये जो रिवोल्यूशन भगवान बुद्ध ने रिवोल्यूशन लेके आए थे, सम्राट अशोक और बरदत्त तक एक रिवोल्यूशन हुआ था, और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था।
तो वो जो सोने की चिड़िया थी 184 BC के बाद जब भरतदत्त की हत्या हुई है, तो उसके बाद जो मनुवादी जो लोग हैं उन्होंने कोशिश किया कि मनुवाद वगैरह ये सब बाद में लिखे गए हैं, पहले वर्ण व्यवस्था थी। तो तब भी ये जो मानवतावादी जो विचारधारा थी वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर इन्होंने मुस्लिम जो राजा थे या जो भी थे उनको बुला के और यहाँ पे तहस नहस कराया, और उसके बाद अब वो काउंटर रिवॉल्यूशन ऐसे ऐसे ये चलता रहा, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है कि सोने की चिड़िया था भारत, और भारत आज से 5 गुना ज़्यादा था, तो वो एकदम तो ख़त्म नहीं हो सकता था। तो उसके बाद इन्होंने ये जितने शास्त्र वगैरह ये बाद में लिखवाए गए हैं। तो ये जो अब क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर इतना कुछ लिख के गए, उनके सब लिटरेचर को ब्लैकआउट कर दिया था। है हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट है उर्मिलेश यादव जी, तो वो एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई इलाहाबाद में जब हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बहुत सी किताबें बिकती थी पटरियों पर, लेकिन अम्बेडकर जी का तो ना तो हमने नाम सुना था, ना इनकी कोई किताब मिलती थी। तो ऐसे इनको ब्लैकआउट किया। तो ये मनुवाद बहुत शातिर दिमाग के लोग ये पाखंडवाद और अंधविश्वास फैला के लोगों के अंदर डर, बहम और लालच, इन 3 चीज़ों को डेवलप करके उनको ख़त्म करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ये ख़त्म हुआ, लेकिन काशीराम जी जल्दी से फील्ड में आ गए, तो उन्होंने इसको 1980 तक रिवाइव आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। कि मैं काशीराम जी के मूवमेंट को 3-4 भागों में बांटता हूँ। 64 से लेके 64-65 से लेके 80 तक ये वो फेज था काशीराम जी के मूवमेंट का, जिसमें काशीराम की जो आपने क्वेश्चन किया कि मैं कब उनसे जुड़ा, मैं 1978 में जुड़ा। तो उस समय DS4 नहीं बनी थी, उस समय बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर नहीं बना था, उस समय BSP नहीं बनी थी। सिर्फ बामसेप से ही सोशल मूवमेंट को साहब तैयार कर रहे थे। तो 80 तक जो सोशल बेस 64-65 से लेके 1980 तक इन्होंने लाइक माइंडेड लोगों की नेटवर्किंग करके पूरे इंडिया में कंसोलिडेट किया, खास तौर से पढ़े लिखे लोगों को। उससे जो ताकत बनी, जो थोड़ी बहुत बनी, तो वो 80 के बाद फिर वो मास बेस और ब्रॉड बेस करने के लिए 6 दिसंबर 1981 को DS4 बनाया संघर्ष करने के लिए, और उसके 84 में BSP बनी। तो ये जो गैप आया उसके एक DS4 का एक नारा साहब काशीराम जी ने दिया था, वो बताएंगे, याद है आपको? नहीं, बहुत से नारे मैं बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना बीच में। अब पहले मैं अपनी ब्रीफ में बात पूरी कर लूँ, क्योंकि आधा घंटा तो ज़्यादा नहीं होता, 10 मिनट तो हो गए हैं। जी। तो उस समय फिर काशीराम जी ने, तो ये जो मूवमेंट था 90 तक जो है ना, 80 तक तो नेटवर्किंग करके कुछ सोशल मूवमेंट को कंसोलिडेट किया। 80 से 90 तक मूवमेंट असली खड़ा हुआ। बड़े बड़े प्रोग्राम अम्बेडकर मेल ऑन व्हील से लेकर 90-91 तक, जो 89 मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि 89 में पहली बार 3 MP हमारे जीत के आए थे। तो उससे पहले तक जितने प्रोग्राम हुए हैं, चाहे वो अम्बेडकर मेल ऑन व्हील से शुरू किया, उसके बाद प्रो रिजर्वेशन मूवमेंट में कोर्ट अरेस्ट हुए, धरने प्रदर्शन हुए, उसके बाद साइकिल मार्च हुए, उसके अधिवेशन हुए, उसके बाद 12,500 के प्रोग्राम हुए, उसके बाद ये भारतीय शरणार्थी आंदोलन दिल्ली में हुआ शहरों के लिए। तो इस टाइप से जो 90 तक, जब 89 तक जब वो काफ़ी मास बेस, ब्रॉड बेस बन गया, तो उसकी वजह से 89 में हमारे 3 MP जीत के आए। वो 3 MP सर, 2 पंजाब से थे शायद। नहीं, 1 MP हमारा मध्य प्रदेश से थे, एक मायावती जी हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से थी, और हरभजन सिंह लाखा पंजाब से। 3 स्टेट से 3 MP जीत के आए हमारे। तो ये जो उसके बाद जैसे ही मायावती जी MP बनी हैं, तो लोग मायावती जी को बहुत कुछ कहते हैं कि भाई उनका ये हो गया, वो हो गया। तो मैं वो हमारी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड रही हैं। तो उनके फादर ने, भाइयों ने मेरे को, जब हम इंद्रपुरी में किराए पे रहते थे, मेरी
बिटिया 83 में बॉर्न हुई थी, तो 83 से लेकर 86 तक हम इंद्रपुरी में कोठियों में किराए पे रहते थे। अच्छा, आप भी इंदरपुरी रहे जहाँ बहन जी रहती है? हाँ, तो ये जे कॉलोनी में रहती थी। तो इनके फादर ने बड़ा हेल्प किया मेरे को, कि मेरे पास तो कुछ नहीं था। 16 जून 1980 को घर से निकला था सिर्फ किताबें लेके, और काशीराम जी के साथ 3 महीने उनके कमरे में 8 BP हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रहा था मैं। तो एनी हाउ, तो अब ये जो मूवमेंट इतना, जब 80 से लेके 90 तक मास मूवमेंट हुआ, 89 में 3 MP बने, 89 से लेके 95 तक पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ। जब चीफ मिनिस्टर हमारी बन गई, और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले हमारी नेशनल पार्टी बन गई थी 94 में, तो ये जो मूवमेंट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था। और मेरी लास्ट मुलाकात साहब से 1 to 1, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर बनी है माया जी 1995 के बाद, तो मेरे ऊपर पैरा था कि काशीराम जी मेरे को देख ना लें। अगर वो देख लेते थे तो मेरे को बुला लेते थे, तो मैं घंटों इंतजार करता था। काशीराम जी को पता नहीं होता था कि अरुण चौधरी बाहर बैठा है। तो उसके बाद, बट ऐसा क्यों किया गया आपके साथ? तो आंसर देता हूँ मैं उसका। तो उसके बाद उन्होंने, उसके बाद जब मेरी लास्ट जो मुलाकात, अब कोई बड़ी, उस समय काशीराम जी बिजी भी बहुत रहते थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ये 2-3 बार बनी थी। काशीराम जी की वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से बनी थी, सब जानते हैं ये। 2007 को छोड़ के 2007 में तो मनुवादियों ने ढील दे के इनको काबू में किया था। तो 2002 में मेरी लास्ट मुलाकात काशीराम से 1 to 1 हुई है, और कम से कम 4-5 घंटे सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने चलते चलते उनसे पूछ लिया था कि साहब, क्या हम अपनी ज़िंदगी में प्रबुद्ध भारत बनता हुआ देख पाएंगे? तो मेरे क्वेश्चन, वो खड़े हुए थे ऑफिस 12 गुरु रकाबगंज रोड में, तो सर्दी का टाइम था। तो मेरा क्वेश्चन सुन के वो उन्होंने 2 चेयर लॉन्च में मंगाई, और वहाँ पे 4-5 घंटे मेरे को बताया कि 5-6 तक, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 2002 की। साहब ने बताया कि 2005-6 तक हम 5 स्टेट्स में यूपी जैसे ताकत बना लेंगे, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, सरकारें बनेंगी, उसका सहारा लेके फिर हम सेंटर में ताकत बनाएंगे। तो इसको बड़ा एलोबरेटली उन्होंने समझाया कि भाई, प्रबुद्ध भारत का सपना तभी आप ले सकते हैं जब तक आपकी या तो सोशल जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हो, और या फिर पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में। जी जैसे सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, हमसे सॉरी, नहीं करना चाहिए। अभी मैं बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास जानने के लिए स्कूटर से मैं 1000 किलोमीटर यात्रा किया बॉम्बे। अभी बॉम्बे उनके घर गया, अम्बावड़े गांव, और जो महार तालाब है वहाँ गया, क्रांति भूमि गया। तो जो आप सोशल की बात कर रहे हैं कि सोशल अगर स्ट्रांग हो जाए, 2 रास्ते हैं, या तो सरकार की सत्ता हाथ में हो तो आप प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं, शांत तरीका, हाँ, या फिर जो दूसरा है ग्रास रूट पे आपकी तैयारी हो, गांव सोशल। तो मैं जब आज बाबा साहब के नियर बाई जो गांव में मैं गया, वहाँ हर गांव बुद्धिज्म है, हर गांव के बाहर पंचशील का गेट बना हुआ और पंचशील लहराता हुआ नज़र आता है। तो आपका जो साहब का और आपका जो कहना एकदम बिल्कुल राइट है कि अगर हम ग्रास रूट पे भी धर्म को पहुंचाने का काम करें तो भी हो सकता है। माफ़ करना जी, धर्म की बात नहीं की काशीराम जी ने, सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट। जी, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ये मास्टर की विच कैन ओपन एनी लॉक, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। तो साहब भी कन्विंस थे और मैं भी कन्विंस हूँ, लेकिन उससे पहले सोशल रूट्स हमारे होने चाहिए। तो सोशल रूट्स के बारे में काशीराम जी के भाषण वगैरह बहुत लोगों ने सुने होंगे। जब साहब ने काम शुरू किया वो रूट्स नहीं थे, तो साहब ने बनाया उस 1990 तक सोशल रूट्स बना के पॉलिटिकल पावर में उन्होंने कन्वर्ट किया। अब मैं जो कहना चाहता हूँ कि 2002 में जब ये कहा साहब ने कि भाई मनुवादी जो हैं वो रूलर्स होंगे और हम प्रबुद्ध भारत के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट करें, एनर्जी हमारे लोगों के पास है नहीं, तो हम तो बेवकूफ़ है ना। लोग काशीराम जी कहते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किया था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कन्वर्जन के बाद वो नहीं कर पाए, ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाए, नहीं तो प्रबुद्ध भारत तो बहुत जल्दी बन जाता है, अगर 4-5 साल भी बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहते हैं। लेकिन तो काशीराम जी कहते थे कि वो धर्मांतरण नहीं था, वो नामांतरण था। लोग बुद्धिस्ट तो बने, रिचुअल्स और संस्कार और कल्चर सारा हिंदूवादी ही रहा,
जी, वो आज भी देखने को मिलता है। तो जो आप कह रहे हैं ना, हमने वहाँ पे घर घर जाके देखा, तो वो सब वो कल्चर हिंदूवादी कल्चर है, तो उनको कंट्रोल करना आसान है। तो अब रही बात कि भाई ये मायावती जी की जो बात है, तो मैं उनको दोषी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि 25 फरवरी 1986 को हमारे लगभग 5-7 टॉप के जो सेकंड लाइन काशीराम जी तैयार कर रहे थे, जिसमें खापड़े, तेंद्र सिंह झल्ली, राम खोपरागड़े और 4-5 लोग थे, तो इन्होंने 100 अच्छे कार्यकर्ताओं को निकाल लिया मायावती के विरोध में, मनोहर आटे के विरोध में, और बाम साहब को रजिस्ट्रेशन कराओ तो इसके विरोध। और काशीराम जी उसको शैडो रखना चाहते थे, वो मॉरल अथॉरिटी भी रखना चाहते थे। तो वो जब लोग निकल गए, जो कि बहुत काबिल थे, ईमानदार थे, डेडिकेटेड थे, मेहनती थे, लेकिन वो काशीराम जी के विजन को समझ नहीं सके कि काशीराम जी मायावती को किस लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो हजारों लड़कियाँ काम कर रही हैं। और तो उनके विजन को समझ नहीं सके, वो अड़ गए। तो फिर काशीराम जी तो शुरू से बहुत ज़्यादा वो अपने टाइप के बंदे थे। उन्होंने कहा भाई तुम्हें गलत फहमी हो गई है, चंडीगढ़ की बात बता रहा हूँ मैं, कि भाई तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि काशीराम को तुमने बनाया है, आज से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। 25 फरवरी 1986 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आई थिंक बामसेब को विदाई दे दिया। हाँ, को आज बामसेब भी आप ले जाओ, और मैं बामसेब का नाम भी नहीं लूँगा, तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा किसी स्टेज से। अगर तुम घुटने तक नहीं, इस टकने तक से ज़्यादा मेरा तुम काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे पीछे लग जाऊँगा। और जो उन्होंने 86 में कहा था फरवरी में, और 90 में वो पूरा हो गया। 89 में काशीराम ने 3 MP जिता के दिखा दिए, मेरे ऐसे लल्लू फत्तू टट्टुओं को लेके। दिल्ली के अंदर सेंटर में सिर्फ 4 लोग थे 86 में, ये भी लोग निकले हैं। पूरे इंडिया का ऑफिस मनोहर आटे संभालते थे, सबसे पुराने साथी थे, सबसे डेडिकेटेड थे, अब तो एक्सपायर हो गए वो। दूसरा राम प्रसाद मेहरा पब्लिकेशन देखते थे, वो ही वाज माई स्टूडेंट इन 82-83। उनको मोटिवेट करके मैंने काशीराम से मिलवाया, राजस्थान के हमारे। राजस्थान से। और उसके बाद ये मायावती जी को वो फील्ड में यूपी तैयार करने के लिए वो करते थे, यूज़ करते थे। और चौथा मैं था। मेरी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो मेरी सरकारी नौकरी थी कंडक्टर वाली जी। दूसरा क्या है कि मैंने फैमिली बना ली थी, मेरी बिटिया भी 83 में हो गई थी, और घर बार छोड़ा आया था मैं, नौकरी के अलावा कुछ था ही नहीं। तो हम 4 लोगों के सारे, उन्होंने सेंटर की सिर्फ बात कर रहा हूँ, वैसे पूरे इंडिया में तो हजारों डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे, तो उनके सारे उन्होंने एक तरफ तो ये करके दिखा दिया है, 3 MP जिता के दिखा दिया। और दूसरे 90 में बामसेब के 2 फाड़ हो गए, तो खापड़े की अलग बामसेब और तेंद्र सिंह झल्ली की बामसेब अलग हो गई। तो ये सब जो हुआ, तो इसकी वजह से काशीराम जी और कंपेल हो गए। वो खुद कहते थे कि मायावती को मैंने आगे नहीं बढ़ाया है। अगर दुनिया सब जानती है कि भाई मायावती में ये खामियां हैं, तो क्या काशीराम जी नहीं जानते थे? वो अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उनको ये लगता था कि मैं इसको कभी भी कंट्रोल कर लूँगा। तो उसमें थोड़े से वो ओवर कॉन्फिडेंस रहे। और तब तक 89 में जैसे ही MP बनी है, तो मनुवादी एक प्रॉपर्टी डीलर था, हायर कास्ट का कोई, इंद्रपुरी JJ कॉलोनी का, तो वो इसके पीछे इसको राइट रॉन्ग मीन से पैसा कमाया, कैसे कमाया जाता है वो इसने सिखाया। जब ये चीफ मिनिस्टर बन गई, कुछ हालात ऐसे थे कि साहब तो 95 में हॉस्पिटल में थे, तो तब उन्होंने, और चीफ मिनिस्टर कैसे पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने ये देखा काशीराम तो बिकने वाला बंदा है नहीं जी। तो इसलिए इसमें जो इनके इर्द गिर्द हैं, कौन कौन है सेंटर में, हम ये 4 लोग थे हम, मैं, मनोहर आटे, रामप्रसाद मेहरा और मायावती। काशीराम जी तो बिकने वाला नहीं है, मनोहर आटे बिकने वाला नहीं था, रामप्रसाद मेहरा अभी तक एक्टिव है, वो भी बिकने वाला नहीं है। 2012 में मायावती जी ने उसको निकाला है, जबकि पहला राशन कार्ड 12 गुरु रकाबगंज रोड का रामप्रसाद मेहरा के नाम से है। तो ये हम जो 4 लोगों को लेके उन्होंने जो ये ताकत बनाई, तो सब, तो आपका क्वेश्चन था कि मायावती आप कहाँ चले गए थे? तो 1995 में जैसी मायावती बनी है,
क्योंकि 89 से मनुवादी इनके पीछे लग गए थे। तो उन्होंने ये देख लिया था कि ये जो अरुण चौधरी है इसके अंदर हिम्मत भी है, थोड़ी समझ भी है, ठीक है, उतनी समझ नहीं है और थोड़ा सा तो मेरी खूबियाँ कमियाँ वो जानते थे। उन्होंने ये देखा कि अगर इसको खाने शुरू में नहीं लगाया गया, बाद में लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसी चीफ मिनिस्टर बनी है तो अपने सिक्योरिटी वालों को इन्होंने इशारा कर दिया था कि ये काशियान जी को दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये दिखाई दे गया तो काशियान जी खुद ही बुला लेते थे, बातचीत करते थे, कोई जिम्मेदारी देते थे, मैं लगा रहता था जितना कंडक्ट रूल के अंदर होता था। तो 2000 तक ये नौबत आ गई थी कि काशीराम जी की भी नहीं चलती थी। सर एक और क्वेश्चन मेरा है, जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने ये प्रचारित किया कि मुझे काशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन जब मैं उस फुटेज को, उस वीडियो को देखता हूँ जिस पे काशीराम साहब व्हील चेयर पे हैं और वो अगर आप वो वीडियो फुटेज कभी आपने देखा हो, मैं तो देखा, अखबारों में कटिंग भी देखा है, वीडियो भी देखा, उस पर कहीं से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बल्कि वहाँ बहन कुमारी मायावती जी उनके हाथ को उठा करके अपने सर पे रखता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्लियर कट। और वो कहती हैं कि भाई मेरे को उन्होंने एज ए अपना शिष्या के तौर पे मेरे को एक्सेप्ट कर लिया और सारी कमान पार्टी की मायावती जी के हाथ में दे दी। इसमें कितना सच्चाई है? जो आपने कहा है ये, मैं तो उस मीटिंग में था नहीं जी, सिर्फ आपसे ही नहीं, मैं बहुत लोगों से सुना है कि ये बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन इससे आगे की भी मैं बात बताना चाहता हूँ। और उस टाइम वो ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था, बीमार थे, वो तो कॉन्शियस में ही नहीं थे। नहीं, वो 2002-3 की बात मैं बता रहा हूँ। वो तो 2002 की बात, 2001 या 2 की बात बता रहे हैं। उस समय तो ठीक ठाक थे। 2003 सितंबर में उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ जी। तो जो आपने कहा ये 2002 की बात ठीक है। और उनके मूड भी देखो, जो आप बता रहे हैं वीडियो, मूड देखो तो साफ खुश नहीं थे। लेकिन इससे आगे की बात मैं बता रहा हूँ जो मेरे को अभी पता चली है जी। तो हमारे एक साथी हैं खास, जो काशीराम जी के बहुत क्लोज रहे हैं, उन्होंने बताया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसेट कहीं से मिल जाए जी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो साहब के साथ रहते थे, तो उन्होंने बताया कि साहब ने क्या कहा था। जब से साहब ने ये बोला था उस स्टेज से कि जब से मैं इस मूवमेंट में लगा हूँ तब से मैंने बहुत लोगों को इस मूवमेंट के लिए तैयार किया, लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मेरे को, मैं ज़्यादा इस ढंग से उन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ और ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा जिसको मैं ये शॉर्ट में ये कहने का मतलब था एब्सोल्युटली मैं ये कह सकूँ। लेकिन फिर भी मायावती जैसे काफ़ी मेहनत कर रही हैं तो मेरे को लगता है कि मायावती शायद इस मूवमेंट को रास्ते पे आगे बढ़ाएंगी। ये शब्द थे तो इस शब्द का कैसेट हमारे कुछ साथी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है। उनसे मैंने कहा वो कैसेट निकालो, क्योंकि ये भाई ये हमारी उत्तराधिकारी है। और एक ये कि मेरे बहुत से लोगों को मैंने सेकंड लाइन के लिए तैयार किया था, उनमें से एक मायावती भी है। तो आज मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा कि जो इस मूवमेंट को मेरे जैसे आगे बढ़ा सके, लेकिन फिर भी आज जितनी ये मेहनत कर रही हैं तो मेरे को लगता है कि शायद ये आगे बढ़ाएगी मेरे मूवमेंट। सर एक सवाल और है, मुझे तो बड़ा तकलीफ़ होती है अंदर से। बहन कुमारी मायावती और बैसपा को जो आज चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, जो भी जिस डेजिग्नेशन पे पार्टी में काम कर रहा है, वहाँ मुझे लगता है एक व्यक्ति के प्रति एक अंधभक्ति का एक दौर मुझे दिखता है। और इसमें मैंने को एक बात और बड़ा तकलीफ़ होती है मुझे कि जिसमें कहा जाता है, अब जो बैसपा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि साहब काशीराम जी ने कभी ये नारा ही नहीं दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं जितने टाइम मैंने देखा है तो ये साहब का नारा था। इसको आज डिनाई बैसपा कैसे करती है? ये इसको किस तरह देखते हैं और ये सच्चाई है या नहीं? सुनो, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, या गांधी के अगेंस्ट में बहुत से लोग नारे लगाते थे जी। काशीराम जी का ये नेचर ही नहीं था। जब DS4 से संघर्ष चल रहा था तो हमारे लोगों में बहुत जोश था। तो कहीं ये मध्य प्रदेश या यूपी में किसी जगह पे कुछ लोकल लोगों ने ये नारा बनाया और काशीराम जी ने सुना
और काशीराम जी को तो बड़ा अच्छा लगा उनको। और जर्नलिस्ट ने पूछा इनसे बाद में, किसी इंटरव्यू में पूछा, भाई आप ऐसे नारे लगवाते हो? कहते नहीं, ये मेरा नारा नहीं है, ये तो हमारे कुछ साथी लगाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये बात तो ठीक कहते हैं, वो बात तो ठीक कहते हैं। तिलक, तराजू और तलवार से जो लोग बहुत परेशान होंगे उन्होंने ये नारा बनाया है, और आज मैं भी सहमत हूँ इससे। सर मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको अभी ले जा रहा हूँ। और अभी मैं बॉम्बे में, जहाँ बाबा साहब ने बोधि वृक्ष की 1953 के अंदर स्थापना की, वहाँ के एक शख्स का मैंने अभी पीछे मेरी मुलाकात हुई है, इंटरव्यू भी किया मैंने उनका छोटा सा। वो उन लोगों में से हैं जो दीवारों पर नीले कलर से जाकर के पेंट से दीवारों पे नारे लिखा करते थे। उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेसपा का नारा था, और मैं उन लोगों में से हूँ जिसने दीवारों पर इस नारे को लिखने का काम किया। सुनो, ये जब ये नारा शुरू में साहब ने सुना था जी, तो साहब बहुत खुश हुए थे। इसका मतलब साहब ने एक्सेप्ट किया, लेकिन साहब ने कॉइन किया, साहब ने नारा बना के दिया, ये गलत है। ओके। क्यों? क्योंकि 3 महीने मैं उनके साथ कमरे में रहा। 16 जून 1980 से लेकर अक्टूबर 1980 तक 8 वीपी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो एमपीज को अलॉट होते हैं जी, तो वो एच डी सिंह चौरसिया जो बाबा साहब अम्बेडकर का साथी था, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट काशीराम जी को दिया हुआ था। जब मेरे फादर ने मेरे को घर से निकाला तो साहब ने उसकी चाबी मेरे को दी थी कि भाई एक चाबी और बना लो, तो मैं तो घूमता रहता हूँ। तो लेकिन साहब एक नारा तो मैं देखा अभी भी पीछे, जो बाबा साहब काशीराम जी कहते थे, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी DS4। हाँ, ये तो साहब ने नहीं बनाया। ये नारा, ये ही नहीं, बहुत से नारे मैं बता देता हूँ आपको जी। तो अब नारे की आप बार बार बात कर रहे हैं, तो नारे पहले सुन लो। सर कोर्ट भी जरूरी है, लोगों तक पहुँचना चाहिए। कोर्ट साहब का तो जो आपने ये कहा, ये नारा ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4 कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, या DS4 क्या फार्मूला है, ये लोग पूछते थे। हमारे लोग तो बेचारों को ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आता था ना, तो फिर साहब ने शॉर्ट में ये नारा उन्होंने खुद कॉइन किया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4। सर यहाँ पर काशीराम साहब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4, और मायावती ने आज उस नारे को बदल दिया कि बहुजन और सर्वजन, बहुजन को सर्वजन में तब्दील किया। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? सुनो, आप बार बार माया जी कर रहे हैं, तो ये गलत लाइन है। पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो काशीराम जी के साथ रहे हैं, या काशीराम जी को मानने वाले हैं, या काशी जी को जानने वाले हैं, तो वो सिर्फ माया को, या जिन्होंने अपोज किया, जैसे अब ये 86 में जो लोग निकले, इनको ही मैं समझता हूँ कि इनके अंदर समझ नहीं थी, विजन नहीं था। तो बजाय अपने लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, ये समझो मनुवाद कैसे गेम खेलता है। हमें मनुवाद पे अटैक करना है। आज अगस्त 2012 से लेके और आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल में पूरे 20 से ज़्यादा स्टेट में मैंने नेटवर्किंग की है जी, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो मनुवादियों ने मायावती को घेरा है, मनुवादियों ने मायावती को घेर लिया। आज मायावती जी तो मायावती जी बेचारी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ करती हैं तो वो उनके गले में फंदा डाला हुआ है ना, सिर्फ खींचने की देर है ना। कभी ED आ जाता है, कभी इनकम टैक्स आ जाता है, कभी CBI आ जाता है, दुनिया जानती है। तो इंसान सबसे पहले तो अपने को बचाना चाहेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1924 के इलेक्शन से पहले सर मैं बार बार मायावती के ऊपर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है अंदर से। तकलीफ आपसे ज़्यादा मेरे को क्या कम? सर जो साहब के जो मूवमेंट के टाइम के जो निकले लोग हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं किया और पूरा लाइफ का जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित किया है। उसमें एक हम मायावती बहन जी को भी गिनते हैं क्योंकि उन्होंने भी शादी नहीं किया। लेकिन मैं इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि जिन लोगों ने शादी नहीं किया, उन लोगों ने समाज के लिए काम किया, आज भी कर रहे हैं। भले ही रास्ता पॉलिटिकल की छोड़ के सोशल रेवोल्यूशन का हो गया हो खाली, या धम का हो गया, ऐसे बहुत लोग मैं मिला हूँ। तो जब बहन जी ने भी वही रास्ता अपनाया शादी ना करके समाज के लिए काम करने का, तो आज बहन जी को ED, इनकम टैक्स, CBI का डर क्यों है? इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि जो CBI बहन जी को अपने भाई और भतीजे से इतना लगाव
देखने को पूरा बहुजन समाज भी उसी नज़र से देख रहा है, खाली मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बहुजन समाज की ओपिनियन आ रही है निकल करके, जिसकी वजह से लोग आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कहीं ना कहीं दूसरे संगठन में जा करके काम कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? साथियों, ऐसा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं जी। नंबर 1 कि भाई शादी अगर नहीं करेंगे, नहीं करते तो क्या हम काशीराम जी के मूवमेंट को हम आगे बढ़ा सकते थे, ज़्यादा बढ़ा सकते थे। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि मायावती अकेली है, शादी नहीं कराया, फैमिली नहीं बनाया, फिर भी वो भाई भतीजों के चक्कर में क्यों पड़ गई। तीसरा आप चाहते हैं कि जो पेन के सहारे मैं बताऊं सोशल मूवमेंट काशीराम जी कैसे समझाते थे। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल मार्च काशीराम जी ने क्यों किया था, ये लोगों को नहीं पता है। तो पहला जो शादी की जहाँ तक बात है, एक बार एक MP सिंह जी हुआ करते थे, हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, 80-82 की बात मैं बता रहा हूँ। 81 में उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हो गए थे। तो अच्छे दोस्त थे हमारे, अच्छे डेडिकेटेड मिशनरी थे। तो उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि नहीं, ये काशीराम जी नहीं चाहते कि जो मेरे साथ आएँ वो शादी करें। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं साहब के साथ जब मैं वो 80 में उनके कमरे में 3 महीने रहा तो मैं खूब खुल के बात करता था। तो मौका देख के एक बार मैंने ये साहब से पूछ लिया, मैं कहा साहब ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई आप नहीं चाहते कि लोग शादी करें और फुल टाइम आपके साथ आएँ। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने काम शुरू किया था तो उस समय फुल टाइमर्स की ज़रूरत थी, आज फुल टाइमर्स की ज़रूरत नहीं है। बामशेफ वाले तो एम्प्लॉयज़ हैं, वो नौकरी छोड़ देंगे तो बाल बच्चे कैसे पालेंगे हैं? जब बाल बच्चे नहीं पालेंगे तो मूवमेंट क्या चलेगा। तो ये लोग गलत मेरे बारे में प्रचार फैलाते हैं। तो अब रही बात कि शादी करने के बावजूद बहुत लोग काशीराम जी के साथ जो लगे रहे, तो उनके द्वारा ही तो ये मूवमेंट, सोशल मूवमेंट खड़ा हुआ था। काशीराम जी जो अम्बेडकराइट लोग हैं उनको 4 भागों में बांटते थे। 3 फरवरी से 7 फरवरी 1981 में 5 दिन का ट्रेनिंग द ट्रेनर कैडर कैंप हुआ था। उसका मटेरियल है मेरे पास। तो क्योंकि एक साथी जो अटेंड कर रहे थे तो उनको एक राजा राम जी हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनको शॉर्ट हैंड आती थी, तो कैडर कैंप भी अटेंड कर रहे थे, तो साथ में नोट भी कर रहे थे, तो उन्होंने एज इट छाप दिया। तो साहब ने उसमें बताया कि 4 टाइप, जब मैंने काम शुरू किया और 70 तक मैंने क्या देखा कि 4 टाइप के अम्बेडकरवादी हैं। तो एक हैं हरिजन अम्बेडकर, बास्टर्ड अम्बेडकराइट। ये मेरे शब्द नहीं है, ये काशीराम जी के कैडर कैंप के शब्द हैं। और वही 5 डेज ट्रेनिंग द ट्रेनर कैडर कैंप में 81 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 फरवरी से 7 फरवरी 1981 में ट्रेनिंग द ये अपना पहला बास्टर्ड अम्बेडकराइट, नंबर 2 हरिजन अम्बेडकराइट, नंबर 3 हाफ हार्टेड अम्बेडकराइट। आधे मन से, ओके भाई मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अम्बेडकरवाद का भी काम कर लूँ, हाफ हार्टेड अम्बेडकराइट। और चौथा है अम्बेडकराइट गुलिवल मासिस, जो बाबा साहब के दीवाने हैं, भोले लोग हैं, सीधे लोग हैं, बाबा साहब के नाम से कुछ भी कर देंगे, चाहे गलत करा लो चाहे ठीक करा लो। कहते मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं 70 बाम से जब कॉन्सेप्ट माइंड में आया 73, तो फिर बल्कि जब नौकरी छोड़ी उससे पहले ही मैंने उनकी किताबें पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि ये जो काम है ये इन 4 टाइप के अम्बेडकराइट से नहीं चलेगा, तो इसके लिए फुल टाइमर चाहिए। तो उस समय ज़रूरत थी फुल टाइमर्स की। तो मैं दूसरों को कहूँगा कि फुल टाइमर बनो, तो अब लोग कहें तू क्यों नहीं बनता। तो पहले मैंने अपनी आहुति दी और मैं फुल टाइमर बना। लेकिन आज ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल नीड है फैमिली बनाने की, और ये सारा जो है तो नेचुरल नीड है। तो एक तो ये क्योंकि बहुत सी चीज़ें काशीराम जी के बारे में उल्टे सीधे लोग बोलते हैं। ये तो शादी की बात मैंने आपको बताया, काशीराम जी शादी के अगेंस्ट नहीं थे। अगर कोई नेचुरली अपने आप ही अगर नहीं करते तो उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं शादी नहीं करके ज़्यादा खुराफात करते हैं, जैसे कि आप बार बार नाम ले रहे हैं। हाँ, तो एनी हाउ, अब दूसरी बात आपने की कि मायावती तो अकेली हैं,
फिर भी वो भाई भतीजेवाद के मोह माया में पड़ गई। तो ये मनुवाद को लोग समझते नहीं हैं। मैंने पहले भी बताया, मनुवाद कई प्रकार से लोगों को तोड़ता है। जो मानवतावादी विचारधारा के लोगों को कैसे तोड़ता है, वो देख लेता है कि किसके अंदर डर है, वो डराता है। किसके अंदर वहम पैदा करके हम उसको बहका सकते हैं, पीछे अपने लगा सकते हैं। और तीसरा लालच, छोटे छोटे लालच होते हैं लोगों को। प्रमोशन का लालच है, ट्रांसफ़र का लालच है, बच्चों के लालच है। तो ये जो चीज़ें काशीराम जी में तो थी नहीं। अब रही बात माया जी का, भगवान बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी में बहुत कुछ कहा है, लेकिन इंसान के मोटिवेटर, इंसान जो काम करते हैं तो उसके 5 कारण हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये 5 जो मोटिवेटर हैं, तो ये भगवान बुद्ध ने ही वो किए थे। बाद में मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके वो हिंदू धर्म का में इनको बोलते हैं। अब इसमें राग और द्वेष, ये आम तौर पे हमारा मनुवादी समाज है, मनुवादी रूलर्स हैं, तो इसमें राग और द्वेष तो आम तौर पे हमारे अंदर पैदा हो ही जाता है। और साथ में मोह हो जाता है। मायावती जी अकेली हैं, शादी नहीं कराई, लेकिन उनका मोह नहीं गया है, उनका पावर के लिए राग खत्म नहीं हुआ है। उनका जो मिशनरी साथी थे उनके अगेंस्ट में द्वेष वो कम नहीं हुआ। नहीं तो उनको तो पकी पकाई वो साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगर साहब की बात वो मानती रहती, और 2003 में जैसा मैंने सुना है कि वो ठीक हो सकते थे और ठीक नहीं होने दिया, अगर उनको ठीक कर देती तो आज प्राइम मिनिस्टर होती वो। तो ये जो राग, द्वेष, मोह, ये आज जो है, अब डर भी हो गया उनके, अब तो डर हो गया, ईडी ये वो सारा पैदा हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, पहले लालच का यूज़ किया उन्होंने। एमपी बन गई तो चलो जी मैं चीफ मिनिस्टर बनूँ, चीफ मिनिस्टर बन गया मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। तो ये जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारे, ये लालच, डर, ये सारे इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये वो कंट्रोल नहीं कर पाई जो काशीराम जी कंट्रोल करके आए थे। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। एक काशीराम साहब का एक कोट है, जो समाज बिकाऊ होता है उसका नेता भी बिकाऊ होता है। ऐसा कभी कोट साहब काशीराम जी ने? हाँ, देखो ऐसा वे बार बार बोलते थे साहब। तो ये असल में क्या है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सअप कर रहे हैं। तो पहले जो अभी 2 क्वेश्चन रह गए, एक तो वो शादी वाला जवाब दिया मैंने, दूसरा मायावती जी के मोह माया का, भाई भतीजावाद का, तीसरा पेन का। हाँ, पेन का साहब क्यों समझाते थे कि आम लोगों को ये समझ नहीं आता था भाई SC ST OBC माइनॉरिटीज़, इंटरमीडिएट का ये वो क्या होते हैं। लोगों को ये तो पता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये लोगों को पता था, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। तो साहब ने पेन को लेके उन्होंने ये बताया कि ये जो है इसमें से ये थोड़े से छोड़ दो, नीचे के 5% लोग छोड़ दो, तो ये सारे ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। ये जो थोड़े से लोग बचे हैं, ये शूद्र हैं, जिनको काशीराम जी इंटरमीडिएट कास्ट कहते थे। इनके नीचे ये सारे शूद्र और अतिशूद्र सब जानते ही हैं। तो बहुजन का जो कॉन्सेप्ट है लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। SC ST OBC रिलीजियस कन्वर्टेड माइनॉरिटी इंडिया एंड इंटरमीडिएट कास्ट में कास्ट हैं, जाट हैं, इस टाइप के लोग जो है ना, ये इधर के अपना ये बिहार के हैं ना, वो भूमिहार वगैरह, तो ये सारे इंटरमीडिएट कास्ट हैं। तो ये जो है ना, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, क्षत्रियों के बच्चे अगर शादी कर लेते थे तो उनके बच्चे शूद्र कहलाते थे हिंदू धर्म के हिसाब से। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छी तरह समझाया था ये इंटरमीडिएट कास्ट। तो आज इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कास्ट लोग 35% ब्यूरोक्रेसी में थे, IAS IPS वगैरह, और क्लास 1 जॉब में थे। आज वो 1% रह गए हैं। तो ब्राह्मण समाज ने इनको ठिकाने लगा दिया। तो वो समाज को ये समझाने के लिए
भाई ये लोग बहुजन समाज, उनके दरवाजे खुले, वो आएंगे नहीं। कास्ट वगैरह ये जट आसानी से नहीं आएंगे, लेकिन दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, क्योंकि वो भी शूद्र हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर तो शूद्र और अतिशूद्र की बात करते थे, महात्मा फुले तो शूद्रों की बात करते थे। तो वो समझाने के लिए पेन का इस्तेमाल करते थे, और जो आम लोगों को समझ आ गया नहीं। अब रही बात, एक जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, चौथा पॉइंट, कि काशियाम ने साइकिल मार्च क्यों किया। लोग तो कहते हैं ना कि भाई साइकिल मार्च से प्रचार ज़्यादा होता है, ये होता है वो ना, प्रचार ज़्यादा होता है वो तो ठीक बात है, लेकिन काशियाम जी ने क्यों किया। 15 मार्च 1983 को काशियाम जी ने दिल्ली से शुरू किया था, और लगभग 7000 किलोमीटर साइकिल मार्च नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में उन्होंने किया। पहले 10 दिन दिल्ली से लेके सहारनपुर तक मैं भी उनके साथ छुट्टी लेके उनके साथ में गया था। तो क्योंकि उस समय बाम सेफ थी, क्वालिटी ज़्यादा थी नहीं। तो अब इसमें देखो, अब आप ये देखिए, ये काशीराम जी ड्राइव कर रहे हैं, ये काशीराम जी हैं आगे जी, और इनके पीछे बिल्कुल, क्योंकि काशीराम जी दूसरी फोटो में दिखाई नहीं दे रहे, ये मार्च का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो साहब ने ये साइकिल मार्च क्यों किया, क्योंकि 83 से 6 दिसंबर 1981 जब DS4 बना है, तब से लेके 83 तक बहुत से प्रोग्राम साहब ने एजुकेशनल किए, लेकिन लोग आते नहीं, कम आते थे। अब और उस समय क्या है कि जो मनुवादी लोग हैं जी, तो ये लोग अपने बसें टेम्पू वगैरह नहीं देते थे। हमारे लोगों के पास कारें तो होती नहीं थी उस समय। जी, तो साहब ने कहा कि भाई, फिर साहब ने सोचा कि भाई, साहब इनको बोलते थे कार्यकर्ताओं को, भाई आप साइकिलों पे क्यों नहीं आते हैं, आप पैदल क्यों नहीं चल के आते, 10 किलोमीटर आप ये 10, जब भी कहीं कोई रैली हो तो 10 किलोमीटर आप पैदल आओ, झुंड बनाकर आओ, प्रचार भी होगा, और 100 किलोमीटर साइकिलों पे आओ, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप रेडियस दिल्ली का अगर माने तो चंडीगढ़ हो गया, इधर जयपुर हो गया, इधर आपका ये मेरठ हो गया है, आगरा हो गया, इस साइड के जो है ना, तो यहाँ से साइकिलों पर हम चलेंगे तो 2 दिन में आराम से पहुँच जाएंगे। तो लोग कार्यकर्ता सुनते थे, आगे लोगों को कहते थे, लेकिन लोग मानते नहीं थे। तो फिर साहब को गुस्सा आया, फिर सोचा उन्होंने कि इनको कैसे मैं मजबूर करूं। तो उनका 50 साल की उस समय उम्र थी उनकी, 49-50 साल। तो उन्होंने खुद जिद करके कहते मैं करके दिखाऊंगा पहले। तो उससे लोग कंपेल हुए सोचने के लिए कि अगर ये 50 साल में ये इतने 1000 किलोमीटर चला सकते हैं लगातार, तो हम क्यों नहीं। तो उसके बाद साइकिल मार्च हमारा ज़्यादा शुरू हुआ था। सर, ऐसा सुनने में आता है कि प्रोफेसर अरुण चौधरी उस टाइम PhD कर रहे थे, और ये मिशन मूवमेंट कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मैं समझता हूँ कि रुकावट बना, जिसमें उनका एक PhD होते होते रह गया इसके पीछे, ऐसा मेरे को सुनने में आता है। ऐसा है कि क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है, क्योंकि आपकी बातचीत से, रिकॉर्डिंग से के बीच में आपका फ़ोन आया था, तो वो कोई इंतजार कर रहे हैं आपका। तो ब्रीफ में मैं बताता हूँ कि जब मैं काशीराम जी से 78 में जुड़ा था, तो मैं 1976 में लेक्चरर था जिस कॉलेज से मैं रिटायर हुआ हूँ, प्रिंसिपल। तो फर्स्ट जॉब वहीं पे थी। तो हमारा जो कॉलेज था वो छोटा कॉलेज था, जिसमें 50% SC ST के स्टूडेंट्स आते थे। तो हमारे बच्चों को वो पढ़ाते नहीं थे, आए ना आए अटेंडेंस देते थे, हाँ, और फर्स्ट डिवीजन का सर्टिफिकेट देते थे, लेकिन पढ़ाते नहीं थे। मैं पहला शेड्यूल कास्ट लेक्चर गया, तो वहाँ पे काफ़ी हंगामा, मेरा बहुत गुस्सा आता था, झगड़ाबाजी होता रहा। तो उससे पहले कालीचंद गौतम जी थे, काशीराम जी से पहले कालीचंद गौतम जी थे, बाद में डॉक्टर धर्मकीर्ति इनको कहते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से एडिशनल डायरेक्टर रिटायर हुए थे। तो एजुकेशन से तो उन्होंने मेरे अंदर ना बाबा साहब अम्बेडकर के, महात्मा फुले, भगवान बुद्ध के बीज डाल दिए थे। तो अब जो भी कोई गलत काम बोलता था तो मैं उससे झगड़ा करता था, मैं पढ़ाता था। उसी समय एक राम स्वरूप नाम का लड़का था, उसने कहा कि साहब आप काशीराम से मिलो। ये बात कब की बता रहा हूँ, 77-78 के शुरू की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई काशीराम जी कौन है, कहते हैं उनको भी ऑफिस में ऐसे ही हुआ था, तो उन्होंने वो करके अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कैसे मिले, कहते मेरे फादर उनके साथ लगे हैं, उनके फादर का नाम सदाराम था। तो उन सदाराम जी के साथ जाके मैं काशीराम जी से 78 में मिला। जब मैं उनसे मिला उस समय मैं PhD रजिस्टर्ड था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके बाद लेक्चर तो मैं 76 से था, 75 में मैंने MCOM किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से।
73 में मैंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया। 75 में लेक्चरर एमकॉम किया, 76 में लेक्चरर बन गया और 76 में ही पीएचडी रजिस्टर हो गया था। तो मैं पीएचडी कर रहा था जब लेकिन कॉलेज में बड़ा हंगामे होते थे कास्ट के बेस पर। तो जब काशिराम जी से मिला तो पहली मीटिंग में मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया और फिर कुछ ऐसे हालात बने कि घर वालों ने मेरे को निकाल दिया, फिर उनके साथ रहने का मौका मिला। तो अब लोग तो कहते हैं कि चौधरी तू तो पीएचडी कर रहा था, तो इस लेवल का बंदा था, ये है, तो इसलिए साहब प्रोफेसर भी कहते थे मेरे को। तो पुराने टाइम में ना जो लेक्चर स्कूल के टीचर को लेक्चर नहीं कहते थे, पीजीटी को लेक्चर नहीं कहते थे, तो जो कॉलेज में पढ़ाता था, जो 12वीं से ऊपर के बच्चों को लोग रफ में प्रोफेसर बोल देते थे। तो यानी हाँ, तो अब क्या हुआ कि जब साहब के साथ मैं मिला तो तब मेरे को समझ आया कि ये आज मेरे को समझ आता है कि मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो साहब से मिलके मैं उस लाइन में नहीं गया। अगर मैं पीएचडी हो जाता तो हो सकता है इतनी ईगो आ जाती, मैं इतना काम ही नहीं कर पाता। अभी पूरे इंडिया के अंदर लोग जानते हैं कि मायावती के बाद अगर इस समय कोई एक्टिव है, चाहे मैं साइलेंटली हूँ, क्योंकि मैं काशीराम जी के उस थॉट को मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वी विल डेवलप इन स्पाइट ऑफ द प्रेस, इन स्पाइट ऑफ द पब्लिसिटी। मनी मीडिया माफिया के बगैर हमने सोशल मूवमेंट खड़ा करके पॉलिटिकल पावर लेनी है। तो मैं साइलेंटली काम कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कर लिया और मेरे को पूरी उम्मीद है कि 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन आएगा, एक तरफ नीतीश कुमार जी लगे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि वो नेशनल लेवल पे लाइक माइंडेड लोगों को, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं या लीडर्स हैं, तो उनको इकट्ठा कर लेंगे। और कुछ हमारे जैसे भी लोग लगे हुए हैं, मेरे साथ भी लगभग 50-60 एक्टिव लोगों को मैं भी जानता हूँ जो सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट में लगे हुए हैं। तो साथियों, आप सुन रहे थे, मैं तो अभी प्रोफेसर ही कहूँगा सर को, प्रोफेसर अरुण चौधरी, जिन्होंने अपना पूरा इतने साल उन्होंने साहब काशीराम साहब के साथ लगाए और अभी रिटायरमेंट के साथ अप्रोक्सीमेट 70 ईयर्स सीनियर सिटीजन्स ओल्ड में भी उनको समाज की टीस है, समाज को जागरूक करने की टीस है, समाज को दोबारा से कहीं ना कहीं मजबूत करने की उनके अंदर एक जज्बा है। उसके लिए वो कोशिश उनके लगातार जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि अरुण साहब के साथ में जो साहब काशीराम जी के साथ जो उनके एक्सपीरियंस हैं उनको हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण साहब आपका, चौधरी साहब। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, अंबेडकर नेशन से गौतम रत्न।